अच्छा जी, चलें हम स्टार्ट करते हैं बेटे, ठीक है। अच्छा हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की हम बात कर रहे थे। मैं आपसे ये कह रहा था कि जी ब्रूट फ़ोर्स में हमें तमाम कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना पड़ता है, ठीक है। पहले एक कॉम्बिनेशन फिर दूसरा कॉम्बिनेशन हमें वन बाय वन तमाम कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना पड़ता है। अब उसका नुकसान ये होता है कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। अभी तो हमने तैयार हमारे पास बना हुआ था, हमने देख लिया तो हमें समझ आ गई। लेकिन अगर आप एक-एक सेंटेंस को आप इसको ब्रूट फ़ोर्स में डालेंगे, इट विल टेक टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम करेगा। तो हम एक कोई इंटेलिजेंट टेक्नीक अप्लाई करते हैं जिससे हमारा काम जल्द से जल्द हो जाए। तो वो इंटेलिजेंट टेक्नीक जो है उसका नाम है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। उस इंटेलिजेंट टेक्नीक का क्या नाम है? फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ठीक हो गया जी। अब हम ज़रा देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। अच्छा, होता ये है बेटे कि हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे जी एक हमारे पास ये एक छोटा-सा पैराग्राफ है, ठीक है? क्लियर हो गया? हम हर जो आपका अल्फ़ाबेट है ना उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं इस पैराग्राफ में और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जितने भी हों और उसमें पी कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो पी 13 इशारिया इसको डिवाइड कर देंगे ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 100 कैरेक्टर थे और उसमें से मेरे पास जो पी है फॉर एग्ज़ाम्पल 13 दफ़ा आया है तो उसका 13 हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने हर कैरेक्टर की क्या निकाल दी, फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अब इसमें सी, के, एल, आर, एन ये नहीं आया। तो ये मैंने जो मेरे पास टेक्स्ट आया, ठीक है बेटे, जो मेरे पास वैल्यूज़ आईं, जो साइफ़र टेक्स्ट था, मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरे पास जितने भी यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, उनमें से मैं ये देखूँगा ये पूरे इस ख़ास इस टेक्स्ट में, यानी ख़ास इस पैराग्राफ में कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं, कितनी दफ़ा आए हैं, ठीक हो गया? तो बेटे उनकी मैं क्या निकाल लूँगा, फ्रीक्वेंसी निकाल लूँगा, ठीक हो गया? अब मैंने जब फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो होगा ये कि मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई, ठीक हो गया? इंग्लिश जो लैंग्वेज है बेटे, उसमें एक किसी शख्स ने काम किया, उसने क्या किया, बहुत सारे पैराग्राफ, बहुत सारी बुक्स में ना यही काम किया और उसने देखा कि इंग्लिश में जो करैक्टर ई है, इंग्लिश में जो करैक्टर ई है, वो एक ऐसा लेटर है जो पूरे टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दोबारा बताता हूँ। अ, किसी ने काम किया, उसने ये देखा कि जी इंग्लिश में जो करैक्टर ई है, करैक्टर ई, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इसी तरह फिर ए बाद में होता है, टी, उसे ये तो सारों की उसने फ्रीक्वेंसी निकाल दी, इसी तरह जिस तरह हमने निकाली है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, जो मेरे पास मेरे टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा वैल्यू आई है, हमारे पास इसमें क्या आई है, पी आई है, इस उसमें, ठीक है? तो हम पी को किससे रिप्लेस कर देंगे, ई से। क्योंकि क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम जैसे इन्होंने कहा है कि जी इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, उनमें कौन सा अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? उनमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट जो इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है क्या? ई। तो मैंने ई को किससे रिप्लेस कर दिया? मेरे टेक्स्ट में पी था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टेक्स्ट आता है, उसमें ज़ी सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो आप ज़ी को किससे रिप्लेस कर देंगे? आप ज़ी को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? ई के साथ। ठीक हो गया जी? तो अब आप जब इसको करेंगे, तो बेटे आपके पास क्या आ जाएगा? ये ये जो पूरा टेक्स्ट है, ये ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का क्या मतलब है? कि ये अपना मीनिंग दे देगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेक होने का क्या मतलब है? ये अपना मीनिंग दे देगा। अब यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट पर बार-बार सेम 1, 2, 3 करके ब्रूट फ़ोर्स अप्लाई नहीं किया। मैंने इस टेक्स्ट में देखा, ये जो मेरे पास साइफ़र टेक्स्ट था, इसमें मैंने देखा कि कौन-सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ, उस कैरेक्टर को फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बताया। वरना आप अगर ये तरीका नहीं अप्लाई करना चाहते, तो आप जनरली देख लें कि इसमें कौन-सा अल्फ़ाबेट जो है, वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो आप उस लेटर को इससे रिप्लेस कर दें ई से, क्योंकि हमारे पास ये जो एक काम हुआ हुआ है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश टेक्स्ट, यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान में सबसे ज़्यादा जो लेटर इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, ई होता है, उसके बाद टी होता है, उसके बाद ए होता है। तो बेटे आप इसी तरह इसको रिप्लेस कर दें, तो आपको ये टेक्स्ट क्या देने लगेगा, मीनिंग।
हमने ब्रूट फोर्स अप्लाई नहीं किया, हमने एक इंटेलिजेंट तरीका बनाया। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। बेटे अब ये नया टॉपिक है, ठीक है, इसमें ये कोई मुझे ना कहे कि जी ये मैंने क्लास नहीं ली थी, ये मैं क्लास अभी ले रहा हूँ। तो बेटे बताएं, नवीद अहमद आप बताएं जी, क्या चीज़ है ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, क्या चीज़ होती है? जी नवीद अहमद बताएं बेटे। अच्छा जी, जी हमज़ा आप बताएं। हमज़ा मेरी आवाज़ आ रही है आपको बेटा? बेटे जवाब ना देने से तो मसला हल नहीं होगा, अगर आपको समझ नहीं आई तो बेटे पूछें। अच्छा किसको समझ आई है हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, हमने इरफान से क्वेश्चन पूछ लिया, हम हसाम से ज़रा पूछते हैं। हसाम, हसाम से हमने लास्ट टाइम नहीं पूछा था, हम हसाम से पूछते हैं, ठीक है बेटे? जी हसाम बताएं, जी आपको क्या समझ आई है? सर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ये मॉडर्न टेक्निक है कि हम कैसे की फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, आपको क्या समझ आई, हम कैसे की फाइंड आउट कर सकते हैं? सर हम इसमें जो इंग्लिश ये पैराग्राफ है तो हम इसमें जो कीवर्ड है हम देखेंगे कि कितनी बार रिपीट हुआ है और क्या कौन सा वर्ड ज़्यादा रिपीट हुआ है, कौन सा तो इस लेटर, वजह हाँ से इसको आप ये कहेंगे कौन सा जी लेटर। सर हाँ लेटर अंग्रेजी का लेटर लेटर। हाँ जी, तो जी उसको आप जी किससे तो रिप्लेस कर देंगे? ई के साथ सर, क्योंकि वेरी ई गुड, ई हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ होता है सर। वेरी गुड। अच्छा वेरी गुड, अब मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है नवीद अहमद से, ठीक हो गया बेटे? हसाम आप अपने माइक को म्यूट कर दें। नवीद बेटे आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा नवीद मुझे ये बताएं, अगर मैंने ई से रिप्लेस किया और मेरे पास आंसर सही नहीं आया, मतलब हमारा हो सकता है ना ई से रिप्लेस करूं और सही आंसर ना आए, तो फिर मैं क्या करूंगा, आपका क्या माइंड में? तो फिर सर उसके बाद जो इससे कम लेटर आए हैं उसमें रिपीट हुए, एक्सलेंट, तो वेरी फिर हम गुड, वेरी गुड। हम अगर ई से हमें आंसर नहीं मिला तो फिर हम टी से करेंगे, और अगर टी से नहीं मिला फिर हम किससे करेंगे, ए से करेंगे। ठीक हो गया? यस सर। वेरी गुड। यस अच्छा सर। ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी, और आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इसको सही बताया। चलें, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। सर ये यूनिवर्सिटी में सर एक सर आया था वो अमेरिका से, अच्छा, इफ्ताबाद का था, उसने बताया सर। अच्छा उसने बताया था, ठीक है। यस तो सर। चलें फिर भी अच्छी बात है, तो ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है मतलब ये चीज़। यस सर। यस सर। चलें, वेरी गुड, ठीक हो गया जी। तो बेटे हम आगे चलते हैं। तो बेटे दिस थिंग इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कहेंगे, कि जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम विदाउट फाइंडिंग द की हम क्या करेंगे, हम डेटा को देखकर हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं। ठीक हो गया जी? चलें जी हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने तरीका बताया हुआ है कि जहाँ जहाँ पी आ रहा था वहाँ वहाँ पर हमने ईस को रिप्लेस कर दिया, और फिर सेकंड जो आ रही थी उसे टी और ए से रिप्लेस कर दिया। तो हम इसको अगर हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को हम रिप्लेस करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा, इट वाज डिस्क्लोज दैट यस्टरडे वाज सेवरल। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, मीनिंगफुल आ जाएगा, जो हमें समझ आएगी। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब हम वेगनियर साइफर को पढ़ते हैं। वेगनियर साइफर क्या है? ठीक हो गया? वेगनियर साइफर बहुत ही आसान साइफर है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो तीन बातें हम बता देते हैं। अ, बेटे ये जो ना मैंने आपको बताए थे कल, तीन स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे पास, तीन स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि क्या ये स्ट्रीम साइफर है, यानी करेक्टर बाय करेक्टर हम इसको चेंज करेंगे। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक का मतलब है कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, मतलब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सेम की से होगी। तीसरी चीज़ हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम इसको देखेंगे कि क्या ये क्या है,
स्ट्रीम साइफर हो गई, सिमेट्रिक हो गई, और तीसरी चीज़ क्या थी? किसी को याद है क्या था? जी बताएं, इरफान बताएं। जी जी। सर ब्लॉक साइफर। नहीं, एक तो देखे ना, हमारे पास या तो टेक्स्ट जो होगा स्ट्रीम साइफर होगा या ब्लॉक होगा, वो तो मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ थी जी सर। कि सिमेट्रिक होगा या नॉन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होगा दोनों साइडों पर सेम की होगी। इसके अलावा भी एक और चीज़ थी जी, हमें बासित बताएंगे। बासित, तीसरी चीज़ क्या थी? जी बासित। एसिमेट्रिक सर। नहीं नहीं, वो तो देखे ना एक ही चीज़ होगी ना, या तो देखे ना साइफर सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक होगी, एक चीज़, या तो साइफर स्ट्रीम साइफर होगी या ब्लॉक साइफर, ये दूसरी चीज़ होगी। इसके अलावा भी एक चीज़ थी, सलमान आप बताएं। सर ये सब्स्टिट्यूशन साइफर हमारे पास। वेरी गुड। हमने ये देखना है कि ये साइफर जो है क्या सब्स्टिट्यूशन है या ट्रांसपोजिशन है। हमने ये अब देखना है कि क्या ये सब्स्टिट्यूशन है तो ये, या ट्रांसपोजिशन है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ बेटे, यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रीम साइफर है, यानी करेक्टर बाय करेक्टर होगा, ये ब्लॉक साइफर नहीं है, ये स्ट्रीम साइफर। एक बात। दूसरी बात, ये सिमेट्रिक साइफर है, यानी जो तरीका मैं जो की मैं इस्तेमाल करूंगा इंक्रिप्शन के लिए, वही की मैं इस्तेमाल करूंगा डिक्रिप्शन के लिए। तीसरी चीज़, क्या ये सब्स्टिट्यूशन है या ट्रांसपोजिशन है? तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर भी हम करेक्टर को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब वेगनियर साइफर के दो तरीके हैं। वेगनियर साइफर एक्चुअली क्या है? सीजर साइफर ही है। वेगनियर साइफर क्या है? सीजर साइफर ही है। लेकिन बाज़ लोगों के लिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, यानी एक लंबा काम हो जाता है, जिसमें क्या करते हैं बेटे, एक मिनट ज़रा होल्ड करेंगे आप। हाँ, जिसमें हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास ये कैलकुलेट करना पड़ता है हमें। जिसमें हमें क्या करना पड़ता है? हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। बेटे एक मिनट। अच्छा, तो बाज़ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो बार बार हर अल्फ़ाबेट को कैलकुलेट करें। वेगनियर साइफर एक्चुअली कौन सा साइफर है? ये सीजर साइफर ही है। लेकिन ये इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम जैसे ही हम अभी कर रहे थे ना, हम मॉड निकालें और ये करें, तो इसमें हमारे पास टाइम क्या लगता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक टेबल बनाया। एक शख्स था जिसका नाम था वेगनियर, उसने क्या बना दिया? एक टेबल बना दिया, और उस टेबल की मदद से अब क्या है, अब ये चीज़ बड़ी आसान हो गई है कि हम क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। ठीक हो गया? तो ये आपके सामने टेबल है। ये टेबल आप खुद भी बना सकते हैं, इतना कोई मुश्किल टेबल नहीं है। आप देखें यहाँ पर ऊपर आपके पास 26 कॉलम्स होंगे। 26 कॉलम्स क्यों होंगे? बिकॉज़ आपने क्या लिखा हुआ है? आपने 26 अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। आपकी रोज़ भी 26 होंगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर रोज़ में भी आपने 26 लिखे हैं अल्फ़ाबेट्स। तो बेटे आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी 26 बाय 26 करैक्टर की, यानी 26 कॉलम्स और 26 रो। और फिर आप क्या करें कि पहली रो के अंदर क्या रख दें, ए से लेकर स्टार्ट करें जी तक, फिर दूसरी कॉलम को आप रो को बी से स्टार्ट करें, तीसरे को इस तरह, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। अच्छा, अब हमने इसको देखना है कि ये कैसे करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो वेगनियर साइफर होती है, इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, जो प्लेन टेक्स्ट है वो इंफॉर्मेशन है, यानी इस प्लेन इंफॉर्मेशन को मैंने क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है। मैंने इंफॉर्मेशन जो मेरे पास वैल्यू है ना, मैंने उसे क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है। और मेरे पास की क्या है, मेरे पास की है कैट। ठीक है? यहाँ पर हमारे पास एक जो वेगनियर साइफर में सीजर साइफर से डिफरेंट बात है, वो ये है कि हमें पता चला, हम जब अभी तमाम ये काम कर रहे थे, कि इस सीजर साइफर में तो ब्रूट फोर्स आसानी से लग जाता है, फिर उसमें फ्रीक्वेंसी एनालिसिस भी लग जाती है। अच्छा,
तो हम क्या करें कि अगर हम क्या करें कि हर एक कैरेक्टर का, क्योंकि स्ट्रीम साइफर है, हर एक कैरेक्टर की डिफरेंट कर दें, तो फिर हमारे पास ब्रूट फोर्स भी मुश्किल से लगेगा और हमारे पास फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के चांसेस भी कम से कम हो जाएंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ मैंने क्या कहा है। वैगनियर साइफर में हम एक चीज़ करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो हर, क्योंकि हम स्ट्रीम साइफर है ना, स्ट्रीम साइफर में हम करेक्टर बाय करेक्टर इंक्रिप्शन करते हैं। तो हम क्या करें, अगर हर एक का करेक्टर का हम की डिफरेंट कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्रूट फोर्स भी मुश्किल से लगेगा और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है वो भी काबिल इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन हम हर एक करेक्टर की कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, ये हम देखते हैं यहाँ पर। बेटे ये देखिए, मैंने लिख दिया इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया। अब मेरे पास यहाँ पर की क्या है, कैट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने CAT लिखा, मैं रिपीट करता गया, मैं रिपीट करता गया। अब यहाँ पर आई के साथ C डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहा है। अब जब C दोबारा रिपीट हुआ है तो वो O के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहा है। यहाँ पर A जो है वो N के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, यहाँ पर A R के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास जो की थी वो क्या हो गई, डिफरेंट आती गई। तो अब मेरे पास जो हम कह रहे थे कि ब्रूट फोर्स और ये चीज़ें हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका असर जो होगा वो कम हो जाएगा। अच्छा, ये तो बात हमें समझ आ गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वो मैथमेटिकल काम करूँ, जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करता जाऊँ, तो ये तो मेरा बड़ा टाइम लेगा। देखिए ना, यहाँ पर मेरे पास जो क्या है, आई का इंडेक्स है वो 8 है, लेकिन सी का इंडेक्स 2 है, ए का इंडेक्स है 0, लेकिन एन का, तो ये मेरे पास मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बेटे क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि इंस्टेड के ये सारा प्रोसेस करूँ, मैं ये करूँगा कि मैं देखूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पहला कैरेक्टर है आई और मेरे पास की क्या है, सी। तो मैं क्या करूँगा, मैं सी वाला कॉलम सेलेक्ट करूँगा जो मेरी की है। सॉरी, इसको आप इस तरह कर दें कि मैं यहाँ पर सी वाला कॉलम सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये मेरी की है। ठीक हो गया, और मैं इसको, ठहरें जी। अच्छा बेटे, मेरी जो की होगी ना वो मेरे क्या होंगे, मेरी, मैं यहाँ पर बल्कि आपको लिख देता हूँ आपको आसानी के लिए। मैं यहाँ पर के लिख रहा हूँ। के का मतलब है कि ये मेरा जो रोज होंगे वो की के होंगे और मेरे कॉलम क्या होंगे, प्लेन टेक्स्ट के होंगे। तो बेटे मेरे पास जो सी है पहला, वो मेरे पास सी आ गया, और मेरे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो मेरे पास क्या आ गया, आया आ गया। ठीक है, अगर मैं सी को एक्सटेंड करता जाऊं, सी वाले कॉलम में, सॉरी सी वाले रो में देखता जाऊं, कह रहे जी, मैं सी वाले कॉलम में देखता जा रहा हूं और मैं पहुंच जाऊं उस जगह जहां पर मेरे पास आई का कॉलम है। तो यहाँ पर मेरे पास जो करेक्टर आ रहा है बेटे वो क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, उसे के से रिप्लेस कर दूंगा। अच्छा, के से रिप्लेस कर दिया, ये मैंने वैगनियर टेबल से देखा है। अगर मैं क्या करूं कि मैं आई का इंडेक्स लूं विच इज 8, सी का इंडेक्स लूं 2, मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 का मॉड ले लूं तो उस पर भी जो मेरे पास इंडेक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, के। तो मैं दोनों तरीके से कर सकता हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब मैं वैगनियर से करूंगा तो ये फास्टर होगा। सिमिलरली मेरे पास की है ए का इंडेक्स क्या होगा बेटे, ए का इंडेक्स होगा 0 और एन का इंडेक्स हमने देखना है। तो बेटे मैं यहाँ पर अगेन वैसे ही करूंगा, मैं यहाँ पर ए को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मैंने ए क्यों, और मैं यहाँ पर एन को कर दूंगा। ठीक हो गया, तो बेटे मेरे पास वो तमाम चीज़ें फिर आती जाएंगी। सिमिलरली मेरे पास आप इसको करते जाएं तो ये आपके पास आता जाएगा। तो वैगनियर आपके पास एक और क्या है, टेक्निक है, जिस टेक्निक के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो जो सीजर साइफर था उसमें कंप्यूटेशन मैथमेटिकल ज़्यादा होता था। वैगनियर साइफर में आपके पास अगर ये टेबल है तो आपको तमाम मैथमेटिकल काम नहीं करना पड़ेगा, बस जहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे उस पे जो सेल में करेक्टर आता होगा उस करेक्टर से आपने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा बेटे, ये यहाँ पर एक और मिस्टेक है। ठीक है, इस मिस्टेक को आपने सही करना है। ए और एन पर एम नहीं आता, ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे नहीं आता इसको आपने करेक्ट करना है। ये मैंने आपको मिस्टेक बता दी है, आप करना है। ठीक हो गया जी। तो मुझे अब कौन बताएगा कि वैगनियर साइफर क्या होती है, जल्दी से हमें कोई भी अपना हैंड रेस करके बता दें तो फिर हम आगे चलें। हसाम आप बताएं। अब तो आपको मसला नहीं है ना, अब तो ये हमारा नया टॉपिक था।
सर वेगनियर साइफर एक नई टेक्निक है जिससे हम जिसमें हमारे पास रोज और कॉलम होते हैं और हमारे पास जो हम एक प्लेन टेक्स्ट लेते हैं और एक की लेते हैं। तो की हमारे पास रोज में होता है और प्लेन टेक्स्ट हमारे की में होते हैं। जो हम दोनों को कंबाइन करते हैं और जो हमारे पास अल्फ़ाबेट आता है तो हम उसको साइफर से और रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करते हैं। वेरी गुड। और आपको बड़ी आसानी से ये भी पता चल गया है कि आप कैसे वेगनियर टेबल खुद भी बना सकते हैं, ठीक है? और बना बनाया भी होता है, तो इसमें आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपने डिक्रिप्ट करना हो तो फिर आप क्या करेंगे? अब ज़रा हम देखते हैं कि डिक्रिप्शन इसमें अगर हमने करनी हो तो हम कैसे करेंगे? अच्छा, अब बेटे मेरे पास क्या है? के है, ठीक है ना? के है। के मेरे पास क्या आ गया? साइफर टेक्स्ट आ गया। और सी मेरे पास क्या आ गया? प्लेन टेक्स्ट आ गया। तो मैं यहाँ पर देखूंगा, के मेरे पास साइफर टेक्स्ट आ गया। अच्छा बेटे, इसका तरीका बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा बेटे, मेरे पास क्या है? मेरे पास की क्या है? सी है ना? मेरे पास की क्या है? सी। मैं सी में एक्सटेंड करूंगा और मैं एरो बना देता हूँ, ठहरें। मैं सी को एक्सटेंड करता जाऊंगा और जहां पर मुझे मिलेगा के, तो उस कॉलम में जो भी सबसे ऊपर लिखा होगा मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है? तो मेरे पास बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, ठीक हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि मेरे पास की क्या है? सी। और मैं अगर इसमें क्यू ढूंढता जाऊं, क्यू 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 क्यू, तो बेटे यहाँ पर मैं इसे किसे रिप्लेस कर दूंगा? ओ से रिप्लेस कर दूंगा। देखें यहाँ पर ये ओ को हमने इनक्रिप्ट किया था, अब मैं क्यू और सी से मिला के दोबारा क्या बना सकता हूँ? बड़ी आसानी से ओ बना सकता हूँ, ठीक हो गया। तो बेटे ये बड़ी आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। डिक्रिप्शन इज रिवर्स प्रोसेस। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप इंक्रिप्शन करते हैं तो आप कॉलम और रो के इंटरसेक्ट को देखते हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं डिक्रिप्शन की, तो आप की वाली रो में चलते जाते हैं और जहाँ पर आपको इनक्रिप्टेड टेक्स्ट नज़र आता है उसके कॉलम में जो भी ऊपर, कॉलम के सबसे ऊपर जो भी आपका अल्फ़ाबेट होता है, आप उसको उससे क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, ठीक हो गया जी। सो दिस इज़ हाउ आपके क्या होता है? इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड वेगनियर साइफर। इसे आप क्या कहेंगे? वेगनियर साइफर, ठीक हो गया जी। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको आज हम मुकम्मल तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेते हैं और होपफुली हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसको ज़रा डिस्कस दोबारा करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो ख़त्म तो हमारे पास वेगनियर पे हो जाएगा, लेकिन हम प्ले फेयर साइफर को दोबारा हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया जी। ये जो हम प्ले फेयर साइफर पढ़ने लगे ना, मैं आपको ना 6 मिनट बाद 5 मिनट बाद आपको मैं छुट्टी कर दूंगा। जुम्मे का टाइम भी हम पूरी क्लास नहीं लेंगे, तो हम बस 5 मिनट हमने ये डिस्कशन करनी है और 5 मिनट में हमने प्ले फेयर साइफर जितना भी पढ़ लिया। लेकिन मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि हम प्ले फेयर साइफर दोबारा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल, सॉरी नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे, ठीक होगी जी। तो प्ले फेयर साइफर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी। सीजर साइफर जो है या वेगनियर साइफर है, ये काफ़ी आसान है, क्योंकि अगर वेगनियर टेबल मेरे पास है, ठीक है, तो वो वेगनियर टेबल किसी और के पास भी हो सकता है। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट या इट बिकम्स वेरी इजी कि वो क्या कर सकें? इसको ब्रेक कर सकें, ठीक हो, इसको ब्रेक कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास ये मसला है और इस मसले को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे? कोई बेहतर टेक्निक हम अप्लाई करते हैं और वन ऑफ द बेटर टेक्निक इज प्ले फेयर साइफर। मतलब इन टेक्निक्स में से एक जो बेहतर टेक्निक क्या है, वो क्या है? प्ले फेयर साइफर, ठीक हो गया जी। अब प्ले फेयर साइफर होती क्या है, या प्ले फेयर साइफर में इंक्रिप्शन का तरीका क्या होता है? प्ले फेयर साइफर में इंक्रिप्शन का तरीका ये होता है कि आप क्या करें? आप इसमें एक की फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? की की जो होगी वो एक वर्ड होगा। की आपके पास क्या होगा? एक वर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो की है वो आपने एक वर्ड ले लिया। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है मोनार्की, MONARC।
H Y। हमारे पास एक वर्ड आ गया मोनार्की, ठीक है, मोनार्की। अब जब आप की सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे सीजर साइफर में आपके पास की क्या थी, नंबर था। वेगनियर साइफर में की आपके पास नंबर नहीं था, वो एक वर्ड था, ठीक है ना, जैसे कैट था तो कैट तो वर्ड है, ठीक है। तो आपके पास वेगनियर साइफर में कोई भी वर्ड हो सकता है। तो आपके पास जो प्ले फेयर साइफर है, ये हम तीसरी टेक्निक पढ़ रहे हैं, इसमें आपके पास जो की होगी, एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें अल्फ़ाबेट्स रिपीट ना होते हो। कोशिश करें, हम यहाँ पर एग्जांपल करेंगे जिसमें हमारे पास कुछ वर्ड्स रिपीट होंगे, लेटर्स रिपीट होंगे। लेकिन अब मोनार्की एक ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, यानी एम से लेकर ए ओ आर सी एच वाई एक एक दफ़ा है। रिपीट का मतलब है जैसे अगर क्या है, बॉल है तो उसमें एल 2 दफ़ा है, या आपके पास बलून है तो उसमें एल 2 दफ़ा है, ठीक है। तो हम ऐसा कोई वर्ड नहीं लेंगे या कोशिश करेंगे कि जिसमें हमारे पास लेटर्स क्या हों, रिपीट कम से कम हो। अब जब मैंने की सेलेक्ट कर ली, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मोनार्की का जो वर्ड था वो मैंने एज अ की सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसमें मेरे पास 5 कॉलम्स होंगे, सॉरी 5 रोज होंगे और 5 कॉलम्स होंगे, ठीक हो गया। आपको पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 से क्या आता है, 25, और मेरे पास इंग्लिश के करेक्टर्स कितने हैं, 26। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 से क्या आता है, 25, और मेरे पास इंग्लिश के करेक्टर्स कितने हैं, 26। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं कर लूँगा, मैट्रिक्स बना लूँगा, और फिर इसमें मैट्रिक्स में मैं जो मेरी की है मैं लिखना शुरू करूँगा। देखिए मैंने एम लिखा, ओ लिखा, एन ए आर सी एच वाई मैंने लिख लिया। अब मेरे पास जो बाकी जगह होगी उसको मैं कैसे फिल करूँगा। बाकी जगह को फिल करने का तरीका बड़ा आसान है कि जो लेटर एक दफ़ा ऊपर आ गया है वो लेटर मैं नहीं लिखूंगा। अब जैसे ए आ गया है, अब मैं सीक्वेंस में चलूंगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस में चलूंगा। अब मेरे पास चूंकि ए आ गया है तो मैं ए को नहीं लिखूंगा, बी नहीं है तो मैं बी लिखूंगा। अब बी के बाद क्या आएगा, सी, मैं सी नहीं लिखूंगा क्योंकि सी ऑलरेडी आ चुका है। डी लिखूंगा, ई लिखूंगा, ई के बाद एफ जी, एच नहीं लिखूंगा, एच ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा, हमारे पास प्ले फेयर साइफर में एक जो बात होती है उसको आपने ज़रा ध्यान देना है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो 5 बाय 5 की बनेगी, यानी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, 25 होंगे, 25 होंगे। तो मेरे पास इंग्लिश करेक्टर्स कितने हैं, 26। तो आई और जे को हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो यानी अब मेरे पास 25 सेल में से एक सेल जो है मेरे पास उसमें 2 लेटर्स आ रहे हैं, तो बाकी मेरे पास कितने करेक्टर्स रह गए, 24। तो वो सारे के सारे रिमेनिंग में आ जाएंगे, ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है ये बात समझ आ गई है, और अगर किसी को समझ नहीं आई तो हाथ खड़ा कर लें, ठीक हो गया जी। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया बी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर बी नहीं आया की में। मेरे पास सी आया तो मैंने सी नहीं लिखा, मैंने डी लिख दिया, ई लिख दिया, एफ जी, एच नहीं लिखा, आई जे लिख दिया, के एल, एम ऊपर आया हुआ है तो मैंने एम नहीं लिखा, एल एम के बाद आता है एन, एन नहीं लिखा, एन के बाद आता है ओ, ओ नहीं लिखा, ओ के बाद पी आता है तो मेरे पास की में पी नहीं था तो मैंने पी लिख लिया। फिर मेरे पास क्यू लिख दिया, आर लिख दिया। जी बेटे नवीद, जी जी बेटे नवीद बोले। जी आपने हैंड रेज किया है। अच्छा, अब आप मुझे शायद कह रहे हैं कि हम क्लास का टाइम हो गया है तो बस हम ख़त्म करने का कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नो सर, सर वो आई जे हम आपने डबल लिखा एक ही। हाँ, ये मैंने क्यों लिखा है, मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। मैंने आई ये और सर जे, ये हम हर हाँ टेबल हाँ, में ये हम सिर्फ आई जे को इकट्ठे लिखेंगे या फिर एफ एफ जी या पी ओ को नहीं नहीं नहीं, ये ना और प्ले फेयर ने कहा है, प्ले फेयर जो शख्स था जिसने ये बनाया था उसने कहा है कि ओके आई और जे को आपने हमेशा लाजमी एक साथ लिखना है, हमेशा, ठीक है, वरना फिर ओके हमारी सर। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में मसला आ जाएगा। तो आई और जे यस को सर, लिखना है। चलें बेटे, हम अपने यस आज का सर। लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने की वजह भी ये है कि हमारे जुमे का टाइम है तो आप लोगों ने नमाज़ पढ़ने भी जाना होगा। तो बेटे ये हमारा हो गया यहाँ पर। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बेटा आप लोग मुझसे पूछें, ठीक है। हैंड आउट्स आपके पड़े हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में।
अगर आप लोगों का कोई और भी प्रॉब्लम है इसके अलावा, तो बेटे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करने से बेहतर है मैसेज कर लिया करें, तो मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।